नमस्कार। मैं प्रतिमा इस वक्त मुंबई के ओशिवारा से आप सबको नमस्कार कह रही हूँ। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज है 30 अक्टूबर और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज जाने माने पत्रकार और लेखक समीक्षक श्री अजय ब्रह्मात्मज जी का जन्मदिन है। विशिष्ट ये भी है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि दूर से अपने बड़ों को विश करना और पास से उनका पाँव छू के उनका आशीर्वाद लेना एक अलग बात होती है। उससे बड़ी बात यह है कि वो शख्स जो हमेशा से दुनिया भर में अपने सवालों के लिए अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, आज मैं ये धृष्टता करने जा रही हूँ कि मैं उनसे बातचीत करूँ और उनसे कुछ सवाल करूँ। और ये मैंने उनसे बहुत ही ख़ास अनुरोध किया, उनसे सिफारिश लगाई कि मुझे ये मौका दें कि वो जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का इंटरव्यू लिया है, मैं उनका इंटरव्यू लेने का साहस कर सकूँ, और उन्होंने मुझे ये अनुमति दी है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त सर हमारे साथ हैं और मैं श्री अजय ब्रह्मात्मज जी से बात करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के साथ ही एक दो रोज़ में वो जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक दुनिया का कार्यकलाप, उससे वो अवकाश भी लेने वाले हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगी मुझे ये मौका देने के लिए, और उसके बाद आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी और ये पूछूंगी जो बड़ा ही घिसा पिटा लेकिन पहला पहला सवाल होता है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। और लगने की फीलिंग तो मुझे बहुत कम होती है क्योंकि एहसास के मामले में मैं थोड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, तो कुछ भी लगता नहीं है। जो होता है मैं उसको जीता रहता हूँ और उसी को एंजॉय करता हूँ मैं। तो ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शौक और खुशी इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ खास फीलिंग नहीं है इस तरह की कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। बस एक दिन है, आज 30 है, कल 31 है। आज मेरा जन्मदिन है, कल 31 आखिरी दिन है मेरा दैनिक जागरण में, और परसों से मैं खाली हो जाऊंगा। और मुझे नहीं मालूम परसों के बाद क्या करूंगा मैं, वो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन कुछ करूंगा जो जनवरी से सभी को दिखेगा। सर आपके जवाब ने कि आपको ये नहीं पता कि आप परसों से क्या करेंगे, इस बात का तो हमें दिला दिया है भरोसा कि आप हर पल को जी भर जीते हैं और हर पल की योजना उसी पल बनाते हैं। लेकिन ये भी है कि पिछला जो सफ़र है आपको भले ही एहसास ना हो, हम सबको एहसास है कि हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी सफ़र है आपका। कैसे आपने चीज़ों को शुरू किया और आप अर्श तक पहुँचे। तो क्या मैं ये साहस कर सकती हूँ आपसे पूछने का कि अगर आपको पलटकर देखने के लिए कहा जाए तो इस सफ़र को कैसे आप लेंगे, कैसे इसको बताएंगे इस सफ़र के बारे में? ऐसा जो पलट के देखने जैसे बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो काम मैंने किया है उस काम पर मुझे पूरा गर्व है। और ऐसा नहीं किया है कुछ भी कि जहाँ लोग कोई आपत्ति कर सकें या बता सकें। कुछ कंट्रीब्यूट ही किया है। ये किसी प्रकार की धृष्टता नहीं है या किसी प्रकार का अक्खड़पन नहीं है। लेकिन जब मैं हिंदी फिल्म पत्रकारिता में यहाँ आया मुंबई में, और संयोग ऐसा बना कि मैं फिल्म पत्रकारिता करूं। मैं फिल्म पत्रकारिता का सोच के मुंबई नहीं आया था, लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है और मैं कहता भी रहा हूं लोगों से कि मुझे जिस हालत में रखोगे हम जी लेंगे। तो वो स्थिति आज भी बनी हुई है। और जब पत्रकारिता में आया और काम चूँकि जानते हैं आप, आपने एक पढ़ाई की है और इस पढ़ाई में मैं यहाँ छोटा सा ये लूँगा, थोड़ा सा भटकाव से सा हो सकता है, इसमें जेएनयू का बहुत बड़ा असर है। जेएनयू ने मुझे वो मानसिकता, वो सोच, वो समझ दी है कि मैं दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जो मैं कर सकता हूँ उसमें रहूँगा तो मैं अग्रणी ही रहूँगा। ये मतलब ये जेएनयू का दिया हुआ विश्वास है। तो उस हिसाब से जब मैं पत्रकारिता में आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये ऐसी जगह है जहाँ बहुत संभावनाएं हैं अभी। और अब मैं 25 सालों तक करने के बाद भी मैं पा रहा हूँ कि अभी भी संभावनाएं शेष हैं जो की जा सकती हैं, जो अखबार के दायरे में, पत्रिकाओं के दायरे में नहीं हो पा रही हैं। और नया माध्यम जो डिजिटल युग आया है, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसी सुविधाएं दे रहा है कि हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। उस कंट्रीब्यूशन के लिए अब जागृत होना पड़ेगा समाज को कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का इंडिविजुअल भुगतान करे वो। आप मेरा अखबार पढ़ते हैं तो खरीदते हैं उसे, 4 रुपये में अखबार खरीदते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। आप मुझे पढ़ते हुए 4 रुपये नहीं, 4 आने तो दे ही सकते हैं ना। वैसे भी मेरा ब्लॉग चवन्नी चाय पे है, मैं तो चवन्नी सिर्फ चाह रहा हूँ, सिर्फ चवन्नी भी लोग दें तो मैं लिखता रहूँगा।
आपकी बात सर हम सबके लिए बहुत प्रेरणा वाली बातें हैं। एक चीज़ बहुत आपने खास कही और बहुत सही कही कि जो आपके संस्कार होते हैं, खास तौर पे जहाँ से आप पढ़ के निकले होते हैं, वो मूल्य आपके अंदर जब जाते हैं, वो जीवन भर आपको रास्ता दिखाते हैं। एक प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि हम उस जगह बैठे हैं जहाँ पे संघर्ष के बाद भी क्या हो कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप मूल्यों के साथ ही अपना काम करने की ठान के आते हैं, तो उस वक्त और आप ये मान के आते हैं कि आपको समझौते नहीं करने हैं अनर्गल, किस तरह की बेसिक बुनियादी परेशानियां होती हैं जो इंसान को झेलनी होती हैं और कैसे वो ओवरकम कर सकता है उन परेशानियों से, अगर मूल्यों पर भी रहना है और अपना काम भी करना है? मेरे लिए बड़ा ये हाइपोथेटिकल सवाल होगा, क्योंकि मेरी अपनी निजी ज़िंदगी में ऐसा कोई संघर्ष नहीं है और ना कोई मुश्किल है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। तो वैसे कभी अपने विचारों से दूसरों को उस विचार तक लाने का भी एक संघर्ष होता है कि आपकी लोग बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? नहीं, ये तो होता रहता है। मैं काम करते हुए अभी हाल फिलहाल में जागरण में मेरे 2 लेग ड्रॉप कर दिए गए। इस उम्र और अनुभव के बाद भी अगर आपके लेग ड्रॉप किए जाते हैं तो एक मन में गुस्सा तो आता है। और गुस्सा और सिर्फ राजनीतिक कारणों से ऐसा होता है। और आज मैं जिसने ड्रॉप किया है या जिन लोगों की वजह से वो ड्रॉप हुए, मैं ऐसा नहीं, उन पर कोई दोष नहीं मरता हूँ। वो एक खास विचार से संचालित लोग हैं, मेरे विचार उनसे थोड़े से अलग हैं। मैं यही कहता हूँ, पत्रकारिता का जो ह्रास हो रहा है तो किसी एक संस्थान की बात नहीं है। मैंने आज ही स्टेटस लगाया कि अगर आप वाम सिर्फ करेंगे या सिर्फ राम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा और उसमें फंस जाएंगे। बेहतर, मुझे इस मामले में सुरेंद्र प्रताप सिंह की बात आज भी याद आती है। तब मैं एडिट पेज पर लिखा करता था और एडिट पेज पर लगभग सुरेंद्र प्रताप सिंह के लेख के बाद मैंने कोई लेख लिखा था जिसमें बिल्कुल विरोधी विचार थे। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जो स्थापित किया था उसके ठीक विरोध में मैं गया था। उन्होंने वो लेख छापा और जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कैसे। ये कहा कि अजय, मैं पाठकों के लिए अखबार निकाल रहा हूँ, ये मेरा निजी कोई काम नहीं है। पाठकों को दोनों तरह के विचार मिलने चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ वो भी जानना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं ये भी जानना चाहिए, और फिर पाठक निष्कर्ष निकाले कि उसको क्या समझना है, किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी है। अभी ऐसा हो गया कि अखबारों में जो संपादक हैं, जो कथित संपादक हैं, जो इंचार्ज हैं, पेज प्रभारी हैं, वे तय करते हैं कि कौन से विचार जाएं। तो ये वो प्रभाव हो सकता है, पूर्वाग्रह हो सकता है, हमारे आग्रह भी हो सकते हैं कि हम इसी तरह के विचार छापते हैं। लेकिन जब आप एक डेमोक्रेटिक फोरम में काम कर रहे हैं, संसद भवन में ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोग जीत के आए, सारी पार्टियों के लोग क्या, और वो बहस होगी तो सबको बहस करने का मौका मिलना चाहिए। अखबारों में ये होना चाहिए। लेकिन अभी खास करके अभी जो नया दौर आया है अखबारों का, ये बहुत ही खतरनाक दौर है, जहाँ पे मैं डर या खौफ से भी ज़्यादा, मतलब एक मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, लोग कहते थे ना कि जिसमें उनको कहा गया कि झुकने के लिए, तो वो लेट गए। तो वो लगभग लेटने की स्थिति में पत्रकारिता आ गई है। तो इसमें इंडिविजुअली जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपनी जिद से अपनी जगह पर टिके हुए हैं, वैसे कुछ लोग हैं, उनको जिलाए रखने की ज़रूरत है। मैं किसी पर्टिकुलर ऐसे दुसाहसी या साहसी पत्रकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर संस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दम पर पत्रकारिता चल रही है अभी भी। तो वैसे लोगों को हिम्मत देने की ज़रूरत है, वैसे लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। वो तो पत्रकारिता बची रहेगी। नहीं तो पत्रकारिता कुछ नहीं, टेंडर है, ये विज्ञापन है, उस तरीके से पत्रकारिता हो गई है। जी। हम इस वक्त लाइव फेसबुक बात कर रहे हैं जाने माने पत्रकार श्री अजय ब्रह्मात्मा जी से, और उन्होंने एक बहुत अलग सी बात कही जो कि आजकल का सत्य हो गया है कि पत्रकारिता अब एक बिजनेस हो गई है। जो मिशन हमने पत्रकारिता पढ़ी तो पढ़ा पत्रकारिता मिशन है, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो मिशन नहीं है, वो बिजनेस हो चुका है। और लेकिन सर, जैसे हम लोग जो लोग हैं, हमारे भी पीछे के जो बिल्कुल नए लोग हैं, पत्रकारिता का गिरता स्तर जिससे आज आप रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक परेशान हैं या आप दुखी हैं, वो किन मूल्यों के साथ आप पत्रकारिता में आएंगे और वो सीखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो जो देख रहे हैं वही सच समझ रहे हैं। नहीं, अभी मेरा मानना है कि अब सीखने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जी। सीखने के लिए आपकी पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अब किसी एक आइडियल को लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, मैं चीज़ें बाहर से सीखता हूँ, जो लोग लिख चुके हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो उम्र में मुझसे बड़े हों। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मिहिर पांड्या से और विनीत कुमार से इतना ज़्यादा सीखता हूँ कि मुझे एक कंपटीशन सा लगता है कि मुझे उनके साथ चलना है, मुझे उनसे बेहतर लिखना है।
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई गुरु हो, कोई आपसे उम्र में बड़ा हो, कोई बूढ़ा हो, वही आपको सिखाएगा। बिल्कुल नए लड़के भी सिखा सकते हैं। आप जिस ढंग से एक्टिव रहती हैं, वो चीज़ें अचानक कोई एक लाइन कहीं अच्छी लगती है, पूरा व्यक्तित्व तो आपका नहीं अच्छा लगता हो, तो भी कोई एक लाइन प्रेरित कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर बात से किसी के सहमत हों आप, लेकिन कुछ जिन बातों से आप सहमत हो रहे हैं उन बातों को तो अपना सकते हैं ना, तो उस ढंग से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। बाकी मैं क्या कहूँ इस मामले में, मैं खुद को अक्षम पाता हूँ या इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं कोई ज्ञान दे सकूँ, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैं कहीं भी क्लास लेने नहीं जाता मैं, क्योंकि वो क्लास लेना बहुत ही जिम्मेदारी का काम लगता है मुझे। मैं व्यवहारिक तौर पे जो जानता हूँ वो कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊँगा कि कैसे इन मुश्किलों के बीच भी हम अपने स्टैंड के साथ, अपनी वक़्त के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं, और जो मैंने किया। मतलब मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये रही, और आज तक है मैं सुकून के साथ बाहर जा रहा हूँ कि लगभग जिसको कहते हैं बेदाग रहा मैं। कोई ये मैं मेरे पूर्वाग्रह रहे हैं कि निष्पक्ष पारी खेली आप? नहीं, निष्पक्ष नहीं रहा हूँ मैं, निष्पक्ष बिल्कुल नहीं रहता हूँ मैं बहुत ही पक्षपात करता हूँ मैं, और खुलेआम पक्षपात करता हूँ मैं। फिल्म पत्रकारिता के अंदर भी पक्षपात किए हैं मैंने, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं प्रतिभा का पक्षपात करता हूँ मैं। और प्रतिभा के पक्षपात करने में मैंने बड़े दिग्गज जो हैं उनकी आलोचनाएं की हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके साथ में खड़ा रहा हूँ। ये मेरा पक्षपात हो सकता है। या कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है अपने काम की वजह से, व्यक्तित्व की वजह से नहीं, तो मैं उसके पक्ष में नहीं जाता हूँ। ये मेरा पूर्वाग्रह। मैं तो मेरे ट्विटर क्या कहते हैं, अगर ट्विटर पर जाएं तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आई एम ए बायस्ड पर्सन। तो मैं पूर्वाग्रह होना चाहिए। अगर आप जीवित प्राणी हैं और मनुष्य हैं तो आपके विचार हैं, आपके विचारों में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उन विचारों के हिसाब से आप कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। खाना सिंपल सा, सब चीज़ों में उदाहरण खाने का देता हूँ मैं। खाना सब खाना तो आप नहीं खाते हैं ना, कुछ खाने, कोई सब्जी अच्छी लगती है, कोई सब्जी नहीं अच्छी लगती है। तो वैसे ही विचारों का भी, कुछ विचार अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। वैसे ही काम का है, कभी कोई काम अच्छा लगता है, कभी कोई काम अच्छा नहीं लगता। तो वो तय करना पड़ेगा आपको खुद को। कोई एक लिखित ये गाइडलाइन नहीं आ सकता कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे आप बुरा करेंगे। लेकिन ये है कि मुश्किल स्थितियों में भी आप ऑनेस्टी कैसे बचाए रखते हैं अपनी, और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और आपका काम, ये तीनों चीज़ तभी साबित होता है किसी भी फील्ड में, खास करके पत्रकारिता में जब आप काम कर रहे हैं। तो जो लोग अभावों में हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए सर्वाइवल एक समस्या बनी हुई है, उन लोगों के साथ आपकी पत्रकारिता जारी है कि नहीं जा रही है। अगर आप सिर्फ अडानी अंबानी की पत्रकारिता कर रहे हैं तो फिर आप एक अलग किस्म की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो भी जरूरी है लिखना, लेकिन वो आपका विकास नहीं होगा उनके साथ, क्योंकि वो आपको विकसित होने ही नहीं देंगे। लेकिन जिन लोग संघर्ष, जो खिलने की मुद्रा में है, तो उनको, उनके साथ आप रहेंगे तो वे खिलेंगे, तो आप भी खिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो बाकी तो ये अनवरत पढ़ाई है, अनवरत अभ्यास है, जिसकी वजह से आप खुद को, संपूर्ण कोई नहीं होता, हम भी संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन संपूर्ण होने की कोशिश करते हैं। आखिर में बस एक प्रश्न करने का दुस्साहस करूंगी सर। आपने बहुत कुछ, क्योंकि जब आप बोलेंगे, आपका अनुभव बोलेगा तो हमें बहुत कुछ मिलेगा वैसे भी, लेकिन आपने कहा कि आपने आज तक पढ़ाया नहीं, आप पढ़ाना भी नहीं चाहते। अब आप कल के बाद आप रिटायर हो रहे हैं अपनी एक बंधी बंधाई नौकरी से। आपका ना पढ़ाना आपका चुनाव हो सकता है, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए एक लॉस है मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ आप के विचार हैं, सिद्धांत हैं, हम लिखना सीख सकते हैं शायद, लेकिन हम सिद्धांत तभी सीख पाएंगे जब हमारे अंदर रोपा जाएगा सही व्यक्ति द्वारा। तो मुझे लगता है कि आपको अपने विचार पे एक बार फिर गौर करना चाहिए, और आपसे लोग सीख पाएँ, आपसे पढ़ भी पाएँ। तो क्या मैं ये बस पूछने का साहस कर सकती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जो पत्रकारिता के सिद्धांत, जो मूलभूत नैतिक सिद्धांत हैं, लिखने के सिद्धांत नहीं, उनको फैलाने में, या जो आपने कहा प्रतिभा का पक्षपात करने का जो आपका स्टैंड रहा है, उसको आप आगे, क्योंकि रिटायर नहीं होता एक लेखक कभी भी, डॉक्टर, वकील और लेखक रिटायर नहीं होते, तो आप उस भूमिका में रहेंगे और आपकी कलम का, आपकी जो समीक्षा का जादू हमेशा चलता रहेगा। इसके लिए आपने कुछ सोचा है और क्या आप ऐसा करेंगे? ना, ऐसा कोई व्यवस्थित ये नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि 2-3 किताबों की मेरी योजना है, तो अपनी किताबें करूँगा मैं। जो पढ़ाने और समझाने की बात है, मैं पढ़ाने समझाने से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे टारगेट में है कि 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र
उनको सिनेमा के बारे में बताया जा सके। वाह। जो इम्प्रिंटिंग दिमाग होता है, जहाँ पे वो सीखते ये तो समझते बहुत हैं, ही सोच बहुत बनती है सुंदर। जी उनकी। जी तो उसके लिए मैं एक वर्कशॉप जैसा करने के लिए एक प्लान कर रहा हूँ मैं, जी। कि 7 दिनों का वो वर्कशॉप होगा और जिसकी एक फ़ीस लूँगा मैं, जी बिल्कुल। मुफ्त में नहीं। ये पैनल डिस्कशन आगे सब झूठ है ये सब। जी। पैनल डिस्कशन तो सबसे बड़ा फार्स है, उसको बंद कर देना चाहिए। जी हमेशा हर पैनल डिस्कशन में या हर किसी सेमिनार में वक्ता से कहना चाहिए कि आप पेपर लिख के देंगे, जी और पेपर लिख के देंगे और उसके पैसे दिए जाने चाहिए उसको, 5,000 से लेकर के जो भी रकम बनती है। ये जो फार्स चल गया है, सेमिनार का खेल होता है ना, जिसमें 4 लोग बुला लिए जाते हैं, आधे घंटे में या 1 घंटे में 4 लोग क्या विचार शेयर कर सकते हैं? सही। नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता है। और कोई पढ़ के नहीं आता है, कोई विषय पर नहीं बोलता है। एक वक्ता जो बोल देता है उसकी बात को लोग काटते रहते हैं या समर्थन करते रहते हैं, सेमिनार खत्म हो जाता है। ये सेमिनार तोड़ना चाहिए। मेरी अपनी योजना है कि मैं 7 दिनों का या 6 दिनों का एक वर्कशॉप तैयार करूँगा, जो दिन भर में 6 घंटे का होगा। और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, मेरे बातचीत हो वो सकती 8 है। से 12 तक के बच्चों के लिए जो आप हाँ, बोल 8 से रहे 12 वो 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, ताकि उनको सिनेमा की सही जानकारी दी जा, सही नहीं मतलब सिनेमा की अच्छी जानकारी, बेसिक जानकारी बेसिक दी जानकारी जी, दी जा जी, सकती है। जी। फिल्म कैसे अप्रिसिएट करें वो। जी दूसरे हिंदी सिनेमा में जो बेहतरीन काम हुआ है उसको कैसे समझ सकें, और अपने कंटेम्प्रेरी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें कंटेम्प्रेरी में किसके काम को जल्दी जाके देखें और किसके काम को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखें। गोलमाल अगेन के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन सेक्रेट सुपरस्टार भी देखा जाना चाहिए, बिल्कुल। मेरा ये कहना है। तो बिल्कुल। सेक्रेट सुपरस्टार अगर 10 लोग गोलमाल जा रहे हैं तो 4 लोग उसमें भी जाएं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए समाज में वैसा है तो उसकी देखें कैसे हो पाता है। कहना कुछ भी दावा करना मुश्किल है, लेकिन फिल्म क्लब के जरिए हो, लोगों के छोटे ग्रुप में बिठा करके उनसे बातचीत करने का हो, कैसे हो पाएगा नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि सारे दोस्त लोग भी सहयोग करेंगे, और जो लोग सुन रहे हैं वो ऐसी कोई प्लानिंग करें, उनके तरफ से कोई प्रपोजल आए। मेरा उसमें आइडिया ये है कि जैसे बनारस शहर चला गया मैं, तो 10 स्कूलों से बात कर ली मैंने, और लगातार 1 महीने में वहीं रह गया। 1 महीने रहने पर तो ये है कि कोई अगर ज़्यादा खुद को पा रहा है इन्वॉल्व, तो बाद में भी मुझसे मिल सकता है। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं 2-3 बार ऐसा करूँ तो कोई एक लड़का तो निकल के आए जो बम्बई पहुँचे और फिल्में बनाए। मुझे खुशी होती है। कहना नहीं चाहिए कि सोहबत की वजह से या लोगों की गाइड करने की वजह से या सही डायरेक्शन में देने की वजह से कई सारे लोग हैं जो आज फिल्मों में सक्रिय हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। वे मुझे क्रेडिट दें नहीं दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर है मैं देख के गर्वित महसूस करता हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी है। बाकी लोग जाने न जाने, और कुछ लोग गलत भी जानते हैं। कोई मेरे साथ केवल घूमता है इस वजह से उसको फ़ायदा हो गया है, ये सोच गलत है, क्योंकि उसकी अपनी प्रतिभा होती है। साथ तो मैं सबके रहता हूँ, तो वो अपनी प्रतिभा से खुद को खिला लेता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बात करना मेरे लिए, कहते हैं जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको वो मेरे लिए एक तोहफा रहा आपके जन्मदिन का। बहुत कुछ सीखने के लिए है आपसे, और निश्चित रूप से जब आप सीखने की मुद्रा में होते हैं, जब आपके अंदर बीज होता है और आपको खाद पानी धूप हवा मिल जाता है, तो वो पुष्पित पल्लवित होता ही है अंकुर। और आप जैसे गुरु की बहुत आवश्यकता है आज के समाज में, क्योंकि फिल्म को हम सिर्फ, पहले भी वो बिजनेस था, अब तो वो जिसे कहते हैं गंदा है पर धंधा है, वो वाला बिजनेस हो गया है। लेकिन हमें दरअसल ऐसी फिल्मों का और ऐसे साहित्य का, जो फिल्म भी एक साहित्य है, इसको जिस पे आपकी शायद मुहिम ये भी है कि फिल्म को भी साहित्य माना जाए, क्योंकि लिखा जाता है, पटकथा होती है, उसके लिए जो आप कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत दूर जाएगा। और आज जो हमारा मेन पर्पस था कि आपके शतायु होने की कामना बाबा विश्वनाथ से हम करेंगे, ईश्वर से करेंगे, और सबकी दुआएं आपके लिए हैं। आपकी लेखनी प्रखर होती रहे और आपका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, और आपकी वर्कशॉप पूरे देश में हो। हम सब जहां तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें हम लोग रहेंगे। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की ये सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपके बहाने में खुद के बारे में बता सका था। तो हमारी ये बातचीत थी अजय सर से, और अजय सर का मैं फिर धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जाने कितने लोगों से बातचीत की और आज मुझे खुद से बातचीत करने का मौका दिया। और आज के दिन का एक और सरप्राइज़ बाकी है, तो आप अगर हमारे दोस्त हैं तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।